ना, आज तो चूंकि मैंने जाना है, वो साहिवाल जो है कोई वो बात मेरे नहीं सर। रिलेटिव की डेथ हुई। हाँ जी, इस वजह से इनकी 2 सर क्लासेस, वैसे क्योंकि भी आज इनका, हम हाँ, हम आज फ्री ही थे सर, आज भी और कल भी इस टाइम। राइट, राइट। जी सर। आज आपकी 2 क्लासेस हैं मेरे साथ? हाँ जी सर, 2 हैं। आज 2 हैं। सर आप चलिए 2 भी वो ले फिर सकते हैं 11:45 तक, क्योंकि उसके बाद चले। मैम मारा का लेक्चर है। हाँ जी सर। ओके, ओके, लेकिन वो ना 11 पे ना मेरा एमए के साथ है, चूँकि हाँ आज जी। ना एक, हाँ जी, तो फिर 11 के उस पे करके फिर मैं देखूँगा कि अगर 11, अच्छा 11:45 पे मैम हमारा का है? हाँ जी सर, 11:45 तक हम फ्री ही हैं। सही है, यानी 11:45 से फिर जो है वो 12:30 तक मैम का होगा। यस सर, मैम का, यस सर। हाँ, सही है। चलें फिर कल अगर एक क्लास आज ले लेते हैं, तो एक क्लास आपकी फिर कल मैनेज करेंगे किसी टाइम ओके पे, सर। ठीक है? हाँ जी। आपकी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट हो जाती है? हाँ जी सर। राइट। और फिर कंसेक्टिव चलती हैं। कल आपका, जैसे आप कह रहे थे, कल किस टाइम पे आप फ्री हैं? सर कल हम 8:45 से आगे 10:15 9:30 तक तक? शायद फ्री हैं। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ जी। चलें फिर मैं कोशिश करूँगा कि या तो 8, कल जो है ना वो, ये आपकी क्लास है, फिर मैंने 8:45 से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 8:45 से 9:30 तक ले लूँगा। 9:30 से फिर इनकी आगे ऑनवर्ड होगी जो इनकी अब हो रही थी, तो वो क्लास मेरी फ्री होगी, वो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ जो है ना वो जी सर। एंगेज करूँगा। अस्सलाम आप, वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है करम? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं, आप सुनाओ। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, बुखार भी अब नहीं है। सर मुसव्वर और मैं तो परेशान हो रहे थे कि सर तो टेंशन ले गए। अच्छा, नहीं टेंशन, वो इनफेक्ट था भी मेरे, बहुत एक्यूट बॉडी पेन था, और टेम्परेचर भी काफ़ी तेज़ था ना उस वैक्सीन के बाद, तो इस वजह से थोड़ा सा। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। ओके, शुड वी स्टार्ट? सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, आज प्रेजेंटेशन वगैरह तो नहीं है आपकी मॉर्निंग इवनिंग से? सर हमने मॉर्निंग में तो हमने कंप्लीट कर लिया था मिड का सिलेबस, अब इंशाल्लाह फाइनल से स्टार्ट करेंगे। ओके, राइट। सर इवनिंग का पता नहीं। चलें, हम उस पर डिस्कस करते हैं द टॉपिक एम्बिगुइटी, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ था, आपके ग्रुप में भी मौजूद है आई थिंक। आप लोगों के ग्रुप में मौजूद है सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स में। ओके, शुड वी स्टार्ट? जी सर। हेलो, ओके। सो एम्बिगुइटी को हम करेंगे, तो यू नो वेरी वेल कि एम्बिगुइटी ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो सिंपली व्हेन समथिंग इज़ नॉट क्लियर, तो ये जो क्वालिटी है कि कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं एम्बिगुइटी। तो द थिंग दैट कंटेन्स एनी एम्बिगुइटी, एनी कन्फ्यूजन, दैट बिकम्स एम्बिगुअस। अब हम इसी फिनोमेना को, एम्बिगुइटी को, इसको हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, कि किस तरह से लैंग्वेज में, वर्ड्स में, फ्रेजेस में, सेंटेंसेस में किस तरह से एम्बिगुइटी आ जाती है, एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल that one word or one sentence or one proposition, it can be interpreted in more than one way, कि आप किस तरह से जो है वो इसको एक से ज़्यादा वे में जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। So ambiguity is the property of being ambiguous, as I have just said. When something is ambiguous, when something is not clear, when something causes confusion, so we say that it has ambiguity. इसमें there can be a word, there can be a single term,
there can be a notation, there can be any sign symbol, that can be a phrase or sentence or any other form or any other linguistic item that is used for communication is called ambiguous if it can be interpreted in more than one way. तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जब हम एक वर्ड को, एक लिंग्विस्टिक आइटम को या एक फ्रेज को या एक सेंटेंस को एक से ज्यादा वे में इंटरप्रिटेशन उसकी मुमकिन हो, एक से ज्यादा वे में उसमें से सेंस जो है वो आप डिराइव कर सकते हो, तो दैट इज एम्बिगुइटी. एम्बिगुइटी however is context dependent. अभी जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, क्योंकि जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस उसमें से निकलेंगी तो उसके अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो रोल जो है वो प्ले करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको किस तरह से जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो कौन सा सेंस दे रहा है, कौन सा मीनिंग जो है वो दे रहा है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो सेम लिंग्विस्टिक आइटम है, चाहे वो एक वर्ड है, चाहे वो एक फ्रेज है या वो एक सेंटेंस है, इट कैन बी एम्बिगुअस in one context and it cannot be ambiguous in another context. तो वही आपका सेंटेंस, वही वर्ड एक कॉन्टेक्स्ट में एम्बिगुअस हो सकता है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो अनएम्बिगुअस हो सकता है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट उसको एम्बिगुअस बना सकता है जहां पे उसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो मुमकिन है, और किसी कॉन्टेक्स्ट में उसकी सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन मुमकिन है तो वहां पे वो एम्बिगुअस नहीं रहता. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज वेरी थिंग्स इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. तो सो अगर एक लिंग्विस्टिक आइटम, एक वर्ड, एक एक्सप्रेशन, एक फ्रेज या सेंटेंस एम्बिगुअस है, तो इट डजंट मीन दैट इट विल रिमेन एम्बिगुअस इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल यूजेस. ये जरूरी नहीं है. तो किसी कॉन्टेक्स्ट में वो एम्बिगुअस हो सकता है और किसी कॉन्टेक्स्ट में वो अनएम्बिगुअस हो सकता है. Ambiguity has also been defined by different linguists and one of them is Crystal. तो क्रिस्टल ने एम्बिगुइटी को इस तरह से डिफाइन किया है कि एम्बिगुइटी इज द रेफरेंस टू अ वर्ड और सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस मोर देन वन मीनिंग. कि जब आप एक वर्ड से, एक लिंग्विस्टिक आइटम से एक से ज्यादा सेंसेस डिराइव कर रहे हो, एक से ज्यादा उसमें सिमेंटिक कंटेंट हो, एक से ज्यादा उसके जो वो मीनिंग हो, तो वी कैन से दैट इट इज एम्बिगुअस. इन दिस रिगार्ड several types of ambiguity can be recognized. हम उसमें मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो देख सकते हैं. यानी जो ambiguity है वो हमारे सामने मुख्तलिफ फॉर्म्स में आ सकती है. For example, we have the phrase new houses and shops. New houses and shops. अब houses ये नाउन है, shops ये भी नाउन है, प्लूरल है दोनों. अब जो new है ये क्या है? ग्रामर के लिहाज से न्यू क्या है यहाँ पे? यस स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे वर्ड न्यू जो है क्या रोल प्ले कर रहा है? व्हाट फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग हियर? कोई तो बोल पड़ो. एम आई ऑडिबल? आर यू पीपल लिसनिंग मी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तो चलो कम से कम नहीं तो कुछ वैसे ही बता दें जी कि कोई आप के जो है वो, और नहीं तो सॉरी कहने ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज जा रही है, तो अदरवाइज तो मुझे तो लगा जैसे मेरी आवाज नहीं जा रही जी. तो मैंने आ रही है समझ. अच्छा समझ तो आ रही है. मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ये जो एक फ्रेज है न्यू हाउसेज एंड शॉप्स, ओके, मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो वर्ड हाउसेज है ये प्लूरल है, हाउस का ये नाउन है. शॉप प्लूरल है, हाउस का ये भी नाउन है. एंड कंजंक्शन है जो कि दो नाउन्स को आपस में मिलाता है. तो यहाँ पे न्यू क्या है? ये जो वर्ड न्यू है ये क्या है? सर मे बी एडजेक्टिव. जी यस, एडजेक्टिव. ओके, दैट इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द नाउन्स हाउसेज एंड शॉप्स. अब इसके अंदर एम्बिगुइटी क्या हो सकती है कि क्या ये जो एडजेक्टिव न्यू है, डज इट क्वालिफाई बोथ द नाउन्स और इट क्वालिफाइज ओनली वन नाउन? तो क्या ये दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, हाउसेज को भी और शॉप्स को भी, या सिर्फ ये एक को क्वालिफाई कर रहा है
क्या हम इसको, अब इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू है ये दोनों को क्वालिफाई करता है। अगर हम कहें कि ये दोनों को क्वालिफाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि हाउसेज भी न्यू हैं और शॉप्स भी न्यू हैं, न्यू हाउसेज एंड न्यू शॉप्स, यानी मीनिंग ये दे रहा है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि इसमें सिर्फ हाउसेज न्यू हैं, शॉप्स न्यू नहीं है। तो ये एम्बिगुइटी है इसके अंदर, तो इस वजह से ये एम्बिगुअस एक्सप्रेशन बन गया कि न्यू हाउसेज एंड शॉप्स विच कुड बी एनालाइज्ड एज ईदर न्यू हाउसेज एंड शॉप्स, कि ये दोनों को क्वालिफाई करे, बोथ आर न्यू, या ओनली हाउसेज आर न्यू एंड शॉप्स आर नॉट न्यू। तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। We can take another example. Put the box on the table in the kitchen. Put the box on the table in the kitchen. Now, it can be interpreted again in more than one way. क्या इसको हम इस तरह से लें कि आप कहते हैं जी कि put the box on the table in the kitchen, कि क्या जो बॉक्स है वो पहले ही टेबल पे रखा हुआ है और आपने जस्ट उसको उठा के किचन में रखना है, कि पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, कि वो बॉक्स जो पहले टेबल पे रखा हुआ है उसको उठाओ और उससे जाके किचन में रख दो। यू कैन इंटरप्रेट इट इन दिस वे। इसकी ये भी इंटरप्रिटेशन बनती है कि क्या जो बॉक्स है, इज द बॉक्स ऑलरेडी ऑन द टेबल एंड यू हैव जस्ट टू पुट दैट इन द किचन, या इसका मतलब ये है कि द बॉक्स बॉक्स पड़ा हुआ है, बॉक्स किचन से बाहर है, टेबल किचन में पड़ा हुआ है, आपने इस बॉक्स को लेके जाके जो है वो करना है पुट द बॉक्स, यानी आप इस सॉरी आई लॉस्ट नेटवर्क कनेक्शन। मेरी आवाज कहाँ पे आना बंद हुई थी बच्चों? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मेरी आवाज कहाँ पे आना बंद हुई थी लास्ट? जहाँ आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे थे वहां से। ओके, अब इसी एग्जाम्पल को फिर मैं दोबारा से जब एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि पुट द बॉक्स ऑन द टेबल इन द किचन। अब ये हमारे पास जो एक सेंटेंस मौजूद है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। एक इंटरप्रिटेशन तो इसकी ये हो सकती है कि पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, कि जो बॉक्स है, एक बॉक्स है, यू हैव अ बॉक्स एंड दैट बॉक्स इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन द टेबल, वो बॉक्स पहले ही टेबल पे पड़ा हुआ है एंड यू हैव टू पुट दैट इन द किचन, आपने उसको उठा के किचन में जाके रखना है। या इसका मतलब ये हो सकता है कि पुट द बॉक्स, कि आप बॉक्स को उठाएं, पुट इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर जो है वो पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, कि आप उस बॉक्स को जो है वो उस टेबल के ऊपर रखें और फिर उसे जो है वो जो टेबल किचन के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, इसको आप दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली इंटरप्रिटेशन, इज द बॉक्स ऑलरेडी ऑन द टेबल, पहले बॉक्स टेबल पे पड़ा हुआ है, आपने उसको उठा के किचन में रखना है। या दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि बॉक्स टेबल के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, आपने बॉक्स को उठा के टेबल पे रखना है और वो टेबल पहले से किचन में पड़ा हुआ है। तो सो इट जो है वो हैज एम्बिगुइटी, इट हैज एम्बिगुइटी। अब ये तो फिर डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है करता है, कि अगर घर वाले आपको कहते हैं कि पुट द बॉक्स इन द टेबल, तो आप वो कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि क्या पहले से टेबल जो है वो किचन में मौजूद है तो आप बॉक्स उठाएंगे वहां पे रख देंगे, या दोनों चीजें जो है वो बाहर मौजूद हैं तो आप बॉक्स को उठा के टेबल पे रखेंगे फिर दोनों को किचन में रख देंगे। या इसको, हेलो हेलो, जी सर। ओके ओके, मैं आई थॉट कि शायद मुझे मेरी आवाज दोबारा जाना बंद हो गई है। तो सो ये जो सेंटेंस है इसको हम एक से ज्यादा वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब वो वी सी अनदर एग्जांपल ऑफ एम्बिगुइटी, आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल विद अ टेलीस्कोप, आई सॉ अ मैन ऑन अ हिल विद अ टेलीस्कोप। अब आप इसको कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। बज़ाहिर ये एक सिंपल स्टेटमेंट लगती है, लेकिन
जब आप इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, इसको अनपैक करते हैं, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने डिफरेंट इसकी जो है वो अल्टरनेट मीनिंग्स आ सकते हैं। वन ऑफ देम इज कि आप कहते हैं आई सा मैन ऑन अ हिल विद अ टेलीस्कोप, इट मीन्स कि देयर इज अ मैन ऑन अ हिल, पहाड़ी की चोटी पे एक आदमी है, एंड आई एम वॉचिंग हिम विद माई टेलीस्कोप, और मैं या आप अपने टेलीस्कोप के साथ उसको देख रहे हैं। आई सा अ मैन ऑन अ हिल विद द टेलीस्कोप, इट मीन्स कि जो स्पीकर है उसके पास टेलीस्कोप है और वो उस टेलीस्कोप की मदद से एक आदमी को देख रहा है जो कि हिल पे है। ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि देयर इज अ मैन ऑन अ हिल हु आई एम सीइंग एंड ही हैज अ टेलीस्कोप, यानी आई सा मैन ऑन अ हिल, मैंने आदमी को जो देखा जो पहाड़ी पे खड़ा हुआ है और उसके पास टेलीस्कोप है। ये सेकंड जो इंटरप्रिटेशन है। देयर कैन बी इवन एन अदर इंटरप्रिटेशन, इसकी एन अदर इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, और वो क्या है कि देयर इज अ मैन एंड ही इज ऑन अ हिल दैट आल्सो हैज अ टेलीस्कोप ऑन इट, कि आप एक आदमी को देख रहे हैं, वो आदमी पहाड़ी पे खड़ा है और उस पहाड़ी के ऊपर टेलीस्कोप नस्ब है। तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन दीज जो है वो वेज। आप इस तरह से आप इसको जो है वो उसको कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एम्बिगुइटी। जब इस तरह से हमारी एक से ज्यादा जो है वो चीजें जो है वो मुमकिन हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल कहते हैं कि आई किल्ड अ मैन विद द स्वॉर्ड, आई किल्ड अ मैन विद स्वॉर्ड। अब इसका क्या मतलब है कि आपने जो है वो स्वॉर्ड से, तलवार से आदमी को मार दिया, या आपने उस आदमी को मार दिया जिसके पास तलवार थी। Such type of expressions, they are called ambiguous. And so far as the types of ambiguity are concerned, primarily there are two types of ambiguity. One is syntactic ambiguity and the other is lexical ambiguity. Syntax क्या होता है? What is syntax? सेंटेंस Study of स्ट्रक्चर। sentence. Sentence structure. Very good. Sentence structure, grammar of sentence, the arrangement of words into sentences, that is syntax. Okay. अब जो lexical है, that is that is related to vocabulary, that is related to words generally. तो एम्बिगुइटी हमारी दो तरह की हो सकती है, वर्ड लेवल पे भी हो सकती है और सेंटेंस लेवल पे भी हो सकती है। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स जो है वो देखी, अभी जो हमने देखी आई सा मैन ऑन द हिल विद द टेलीस्कोप, तो ये आपकी सिंटैक्टिक है, यानी एक सेंटेंस लेवल के ऊपर जो है वो आपकी एम्बिगुइटी है। समटाइम्स जस्ट जो वर्ड्स होते हैं सिर्फ वो वर्ड्स एम्बिगुइटी क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लेक्सिकल एम्बिगुइटी कहते हैं। Lexical ambiguity is the presence of two or more possible meanings for a single word. Okay, you have only one word, you have one linguistic item, और वो जो आपका word है one, it can be interpreted in more than one way or it can yield more than one meaning. It's also called semantic ambiguity or homonymy. So sometimes some linguists इसको जो है वो semantic ambiguity भी कहते हैं या इसको homonymy भी कहते हैं। For example, she is looking for a match. She is looking for a match. Now, how can you interpret the word match here? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड मैच है, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, इसको आप एक से ज्यादा वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, बोला करें, कोई यस नो तो कहा करें कम से कम। ओके, मतलब इट कैन बी इंटरप्रेट। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, जरा ट्राई करें। सर एक तो वो मैच देख रही है, ये हो सकता है कि वो मैच देख रही है टीवी पे, और दूसरा वो बन सकता है कि वो अपने लिए मैच, लाइक वो मतलब शादी के लिए जो देखना होता है वो मैच, हाँ, वो भी बन ओके, सकता ठीक है। है। सर इस तरह से दो बन सकती हैं इसकी। ओके, और एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स प्लीज। सर कपड़ों की मैचिंग भी होती है। अच्छा, कपड़ों की मैचिंग भी होती है। सर माचिस को भी तो मैच कहते हैं ना, शी इज लुकिंग फॉर मैच। गुड, ठीक है, गुड, ठीक है, बिल्कुल। और वो मैच देख सकती है। हाँ जी, जी,
आपकी आवाज नहीं आई किस्सा सही। लुक फॉर क्या आता है? लुक फॉर, लुक फॉर क्या आता है? इन सर्च ऑफ सर। यस। तो अब यहाँ पे जो दूसरे वाला मैच है ना वो अप्लाई नहीं होगा, मतलब क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच और एनी अदर मैच, वो खेल वाला स्पोर्ट वाला मैच यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट इन सर्च ऑफ दैट। अब यहाँ पे इन सर्च ऑफ मैच है, तो यहाँ पे आप इसको कम से कम तीन तरह से आप कर सकते हैं। एक तो बहुत ऑब्वियस है कि यू आर लुकिंग फॉर, यू आर इन सर्च ऑफ मैच, मतलब आप उसको मैच स्टिक है, मैचेस है, उसकी आप तलाश कर रहे हैं। या यू आर इन सर्च ऑफ एन अप्रोप्रिएट गुड मैच फॉर यू, आप अपने लिए चाहे वो अच्छा चाहे वो कोई मैच ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये हो सकता है। और तीसरी जो कपड़ों के लिहाज से मैचिंग है ना, वो भी इसके अंदर यहाँ पे जो है एप्लीकेबल है कि यू आर इन सर्च ऑफ मैच, यानी इट मींस यू आर इन सर्च ऑफ जो है वो अनदर पीस ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मैच्ड विद एनी अदर पीस ऑफ क्लॉथ दैट ऑलरेडी यू हैव। तो अब इसके अंदर जो है वो ये दो तो बहुत ही जो है वो ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन उसके अंदर मौजूद हैं। एक मैच है वो जो मैच स्टिक वाली आपकी मौजूद है, दैट इज यूज्ड टू जो है वो किंडल फायर, आग वाली। और दूसरा जो है वो आपका मैच है पार्टनर के लिहाज से आप उसको कर सकते हैं। तीसरा आप अपने कपड़े वगैरह की या जूतों वगैरह की मैच के लिए भी आप यूज कर सकते हैं ये। ओके, इसी तरह से आई सॉ द बैंक दिस मॉर्निंग। अब ये तो बहुत इजी है, I saw the bank this morning. How it can be interpreted in, yes, how it can be interpreted in more than one ways. सर बैंक, एक तो बैंक जो हम लेने के लिए जाते हैं वो वाला बैंक भी हो सकता है, दूसरा बैंक ये दरिया को भी कहते हैं ना, किनारा जो होता है, किनारा, ठीक है। ओके, तो सो नाउ इट्स नॉट क्लियर कि व्हाट टाइप ऑफ बैंक डिड यू सी, ये आपने देखा आई सॉ द बैंक दिस मॉर्निंग। ओके, अब ये हम समझ सकते हैं कि हम कहेंगे तुम बैंक क्या लेने गए थे, पहले इससे पहले तुमने कोई बैंक नहीं देखा था। ओके, आप कहते हैं यार मैं उस बैंक की बात नहीं कर रहा, इट मींस आई सॉ द बैंक, दैट कैन बी द बैंक ऑफ द कैनाल, दैट कैन बी द बैंक ऑफ द रिवर, वो आपने जो है वो उसको देखा है। तो सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। तो ये चूंकि सिर्फ एक वर्ड की हद तक जो है वो आपकी एम्बिग्युइटी है, तो जिसको हम लेक्सिकल एम्बिग्युइटी कहते हैं। एंड we come to then the syntactic ambiguity. Syntactic ambiguity is also referred to as structural ambiguity or grammatical ambiguity. चूंकि ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर आपकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं कि वेयर टू प्लेस नाउन, वेयर टू प्लेस ऑब्जेक्ट, वेयर टू प्लेस वर्ब, वेयर टू प्लेस कंप्लीमेंट एंड सो ऑन। इस वजह से इसको हम ग्रामेटिकल एम्बिग्युइटी भी कहते हैं। Syntactic ambiguity arises not from the range of meanings of single words. इसमें हम सिंगल वर्ड्स के मीनिंग पे फोकस नहीं करते, यानी उनकी वजह से एम्बिग्युइटी नहीं होती, बल्कि एज ए होल, बट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स एंड क्लॉजेज ऑफ अ सेंटेंस। अब एक हमारा जो सेंटेंस होता है, तो एक सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, दैट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that has one subject and one predicate, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। The sentence can be the compound. Compound sentence क्या होता है? Anybody? What can be the compound sentence? What can be the compound sentence? Okay, compound sentence is the combination of two or more than two independent clauses. जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, आपकी जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जो मेन क्लॉजेज हैं, व्हेन अ सेंटेंस हैज टू और मोर देन टू, जब उसके अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके, इसी तरह से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होता है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट इज द कॉम्बिनेशन और दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जिसके अंदर आपकी प्रिंसिपल क्लॉजेज और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज दोनों होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस के अंदर इसका मतलब है क्लॉजेस ज्यादा होंगी। कंपाउंड सेंटेंस होगा तो उसके अंदर भी जो है वो एक से ज्यादा क्लॉजेस होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसके अंदर भी एक से ज्यादा क्लॉजेस होगी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसके अंदर भी एक से ज्यादा क्लॉजेस होगी। तो अब उन क्लॉजेस का आपस में रिलेशनशिप होता है। इसी तरह से एक सेंटेंस के अंदर जो हम वर्ड्स लगाते हैं तो उन वर्ड का दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, हम अंधाधुंध नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि शी इज रीडिंग अ नॉवल। अब आपने शी लगाया, शी के साथ आपने जो वो इज लगाया है,
अब आप आर नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते शी आर, ये नहीं आप कह सकते कि जो वो शी वर अगर पास्ट में कहना है, ये नहीं कह सकते शी एम रीडिंग। क्यों? बिकॉज शी के साथ जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं और जो शी के साथ वर्ब लगेगा उसमें, तो वो या तो पास्ट में है तो वो वॉज लग सकता है, या जो है वो प्रेजेंट है तो उसमें जो है वो इज लग सकता है, एम नहीं लग सकता, शी के साथ आर नहीं लग सकता, क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन नहीं बनता। ओके, आप इसी तरह से आप कहें कि जो है वो शी इज रीडिंग हर ओन नॉवल। अब आप ये नहीं कह सकते शी इज रीडिंग हिज ओन नॉवल, शी इज रीडिंग देयर ओन नॉवल, ये नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउन आप लगाएंगे तो प्रोनाउन शी के साथ उसका जो है वो जो रिलेशन है वो नहीं करता। तो वर्ड्स के आपस में रिलेशनशिप्स हैं। इसी तरह से अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेज हैं उनके आपस में रिलेशनशिप्स मौजूद होती हैं। तो जो सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी होती है दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप जो वो बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, वो क्लॉजेस हो सकती हैं। एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द वर्ड ऑर्डर देयरइन, द सेंटेंस स्ट्रक्चर अंडरलाइंग द वर्ड ऑर्डर। अब जो वर्ड ऑर्डर आप सेंटेंस के अंदर करते हैं वो ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। कैसे? देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, शी इज रीडिंग अ नॉवल। अब यहाँ पे आपने शी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब लगाया, रीड आपने जो है वो मेन वर्ब लगाया आईएनजी फॉर्म के साथ, आ नॉवल ए आर्टिकल लगा दिया, और नॉवल आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब अगर इसका आप कहीं पे भी वर्ड ऑर्डर चेंज कर दें, आप इज को फिक्रे के शुरू में लगा दें, शी इज रीडिंग अ नॉवल की बजाय आप कह दें इज शी रीडिंग अ नॉवल, तो क्या शी इज रीडिंग अ नॉवल और इज शी रीडिंग अ नॉवल, क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है? अब दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं रहा। क्यों? कि पहले वाला शी इज रीडिंग अ नॉवल ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और इज शी रीडिंग अ नॉवल ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो वर्ड ऑर्डर आपका होता है, वर्ड ऑर्डर फिर डिसाइड करता है आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस। कोई भी सेंटेंस जो है वो सिंटैक्टिकली एम्बिगुअस कब होगा? when a reader or listener can reasonably interpret one sentence as having more than one possible structure, कि जब हम एक से ज्यादा वे में जब उसको इंटरप्रेट कर सकें, हमें लगे कि इसका स्ट्रक्चर ये है, तो इट मीन्स कि दैट स्ट्रक्चर इज एम्बिगुअस। देन देयर आर फॉर्म्स ऑफ सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी। कुछ होते हैं ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस। फॉर्म्स ऑफ सिंटैक्टिक एम्बिगुइटी में इन्हीं कुछ होते हैं जो हमारे ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस हैं। अ ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंस इज वन दैट हैज एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटरप्रिटेशंस। ऐसा जो है वो सेंटेंस जिसकी कम से कम हमेशा जो है वो दो इंटरप्रिटेशन होंगी, दैट इज कॉल्ड ग्लोबली एम्बिगुअस जो है वो सेंटेंस। इन दिस टाइप ऑफ एम्बिगुइटी, आफ्टर वन हैज रेड और हर्ड द इंटायर सेंटेंस, द एम्बिगुइटी इज स्टिल प्रेजेंट। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं कि अगर हम उनको कहीं पे लिखा हुआ पढ़ें या किसी का बोला हुआ सुने, रेड और हर्ड, यानी अगर हम कहीं पे उस सेंटेंस को पढ़ें या उस सेंटेंस को कहीं पे हम जो है वो किसी ने बोला है तो वो सुन लें, तो उसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो हो सकती है, उसके अंदर एम्बिगुइटी मौजूद होती है, वो ग्लोबली एम्बिगुअस जो है वो सेंटेंस है। रिगार्डिंग द सेंटेंस, sorry, rereading the sentence cannot resolve the ambiguity because no feature of the representation, the word order distinguish the distinct interpretation। तो जो ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस होते हैं उसको अगर आप 2 मरतबा भी रीड कर लें, 3 मरतबा भी रीड कर लें, तो वो आपकी जो एम्बिगुइटी है वो कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं होता कि यानी जो वर्ड ऑर्डर इस तरह नहीं बताता जो डिस्टिंग्विश कर सके आपकी जो है वो उस इंटरप्रिटेशन को। एग्जांपल्स आगे आएंगी, हम उनको जो है वो देखेंगे, अभी हमारी डिस्कशन कंटिन्यू उसी में। ग्लोबल ambiguities are often unnoticed because the reader tends to choose the meaning he or she understands to be more probable। और जो ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस हैं उसके अंदर एम्बिगुइटी इस वजह से नोटिस में नहीं आती, वो इस वजह से हम उसको जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि एम्बिगुइटी क्या है, क्योंकि आमतौर पे जो रीडर होता है टेंड्स टू चूज द मीनिंग
वो उसमें से वो मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करता है, ही और शी अंडरस्टैंड्स टू बी मोर प्रोबेबल, जो उसके ख्याल में जो है वो ये ज्यादा जो उसकी समझ आती है ना, वो उसी को मीनिंग जो है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी जो है वो एक एग्जाम्पल लेते हैं, द वुमेन हेल्ड द बेबी इन द ग्रीन ब्लैंकेट। द वुमेन held the baby in the green blanket. So in this example, the baby could be wrapped in the green blanket, or the woman could be using the green blanket as an instrument to hold the baby. The woman held the baby in the green blanket. अब इसको किस तरह से आप इंटरप्रेट जो है वो कर सकते हैं? अब 2-3 मरतबा भी हम इसको पढ़ें, ये तो अब हमने चूंकि इंटरप्रिटेशन पढ़ी है ना, अब इसका मतलब ये हो सकता है कि द बेबी कुड बी रैप्ड इन द ग्रीन ब्लैंकेट, द वुमेन हेल्ड द बेबी इन द ग्रीन ब्लैंकेट, के बच्चा पहले ही ग्रीन ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, रैप्ड था, और विमेन ने उसको जो है वो उठा लिया। या दूसरा क्या है कि बच्चा वैसे पहले लेटा हुआ था और वो जो वुमेन है वो अपने साथ जो है वो ग्रीन ब्लैंकेट लेके आई, एंड शी यूज्ड दैट ग्रीन ब्लैंकेट टू होल्ड द बेबी, और उसने उसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे जो है वो यूज किया। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस है जो कि ग्लोबली जो है वो होंगे, तो उनको एक से ज्यादा वे में इंटरप्रेट किया जा सकेगा। इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आपको क्लास में जो है वो एग्जांपल दी थी कि फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस। अब इसको 10 मरतबा भी जो है वो पढ़ लें तो उसके अंदर दोनों की इंटरप्रिटेशन मौजूद होगी उसके अंदर, कि फ्लाइंग प्लेन्स कैन बी डेंजरस, इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे के जो उड़ते हुए जहाज हैं, यानी दोज planes that are flying in the air they can be dangerous, ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं, एयर क्रैश हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। दूसरा इसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा इसके अंदर मौजूद रहेगी, और वो ये है कि द एक्ट ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स, के जहाजों को उड़ाने का जो एक्शन है, दैट कैन बी डेंजरस, वो डेंजरस हो सकता है। तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम कहते हैं ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस, कि आप उसको रीड भी कर लें, 2 मरतबा भी पढ़ लें, जितनी मरतबा भी, तो उनके अंदर एम्बिगुइटी का जो है वो एलिमेंट मौजूद रहता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह से अनदर एग्जांपल देखें ग्लोबली एम्बिगुअस सेंटेंसेस की। आई नो मोर ब्यूटीफुल विमेन देन जूलिया रॉबर्ट्स। आई नो मोर ब्यूटीफुल वुमेन देन जूलिया रॉबर्ट्स। नाउ क्या इसका मतलब ये है सेंटेंस का, जब आप कहते हैं कि आई नो मोर ब्यूटीफुल वुमेन, कि आई नो वुमेन मोर ब्यूटीफुल देन जूलिया, क्या आप जो है वो उन खवातीन को जानते हैं जो कि जूलिया से ज्यादा खूबसूरत हैं? आई नो मोर ब्यूटीफुल वुमेन, क्या आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? या इसका मतलब ये हो सकता है कि आई नो मोर ब्यूटीफुल वुमेन देन जूलिया। अब दोनों में क्या फर्क है? कोई इसको इसी वर्डिंग में बताएगा? सर एक का मीनिंग तो ये हो सकता है ना कि ज्यादा लड़कियों को वो जानता है जो उससे ज्यादा खूबसूरत हैं। यस सर। और एक हो सकता है कि एक को जानता है जो उससे ज्यादा खूबसूरत है। सही है, यस सर। ठीक हो गया। यानी एक का मतलब ये है कि सिर्फ जूलिया ही नहीं, ठीक है, वो कहता है कि सिर्फ जूलिया ही नहीं, जूलिया के अलावा भी मतलब जो है वो जो ब्यूटीफुल विमेन है वो कहता है कि मैं उनको जानता हूँ। और दूसरे का ये है कि मैं तो जूलिया से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को जानता हूँ। गॉट इट? तो सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड जो है वो इन दिस वे। तो एम्बिगुइटी इज ऑलवेज देयर, आप इसको जितना भी कर लेंगे तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड है। तो ये फिर सम टाइम वो तो फिर कॉन्टेक्स्ट जो है वो बताता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो बात कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट का जिस कॉन्टेक्स्ट में आप ये सेंटेंस यूज करेंगे तो दैट विल डिसाइड कि हाउ इट कैन बी और हाउ इट शुड बी इंटरप्रेटेड। इसको एक तरह से इस तरह से लिया जाए या उसको इस तरह से लिया जाए। Another example we can see globally ambiguous sentences. Joanna met tall boys and girls. Joanna met tall boys and girls. अब इसके अंदर ऑलमोस्ट वही है जो हमने न्यू वाला देखा था ना, कि न्यू एडजेक्टिव था। तो इस सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? टॉल। जी, टॉल एडजेक्टिव है जी। अब इसके अंदर वही है कि आप टॉल को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के साथ लगाएंगे, या सिर्फ बॉयज आर टॉल
and the girls are not at all, आप उनके साथ लगाएंगे. The ambiguity results in the two possible interpretations. For example, Joanna met boys and girls who are tall. दोनों जो है वो boys and girls both are tall. Yeah, this statement is also ambiguous. It can then be interpreted as Joanna met both boys and girls are tall, जिनसे दोनों के जो है वो हैं, या Joanna met only girls are tall, तो सिर्फ जो है वो गर्ल्स जो है वो सिर्फ टॉल हैं और जो है वो बॉयज नहीं है. तो सो इट कैन बी इंटरप्रेटेड जो है वो इन मोर देन वन वेज. दूसरी टाइप होती है लोकली एम्बिगुअस सेंटेंसेस. तो जो आपके जो है वो लोकली होते हैं, यानी समटाइम दे कैन बी एम्बिगुअस एंड समटाइम्स दे कैन नॉट बी एम्बिगुअस. कई भी एम्बिगुअस हैं, कभी अनएम्बिगुअस हैं, तो वो लोकली एम्बिगुअस सेंटेंसेस हैं. A locally ambiguous sentence is a sentence that contains an ambiguous phrase but has only one interpretation. उसके अंदर कोई ambiguous phrase हो सकती है और उसकी लेकिन interpretation एक है. Ambiguity जरूर create कर सकती है. Sometimes local ambiguities can result in garden path sentences in which a structurally sound sentence is difficult to interpret. अब गार्डन पाथ सेंटेंस क्या होता है, पहले इसको देख लें ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें. अ गार्डन पाथ सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद एन एम्बिगुअस पार्ट. पूरे का पूरा सेंटेंस एम्बिगुअस नहीं होता, उस सेंटेंस का कोई हिस्सा, यानी उस सेंटेंस की कोई फ्रेज, और अगर वो सेंटेंस में ज्यादा क्लॉजेज हैं तो उसकी कोई क्लॉज जो है वो एम्बिगुअस हो सकती है. एज ए होल पूरा सेंटेंस एम्बिगुअस नहीं होता. It contains a part that can be ambiguous, that leads the reader to initially assume a certain interpretation for the sentence. और उस ambiguous part की वजह से जो रीडर है वो उसको एक खास अंदाज में इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, until they reach a point where the ambiguity is resolved and this initial interpretation is shown to be wrong. Okay, तो उस सेंटेंस में एक पार्ट ऐसा होता है जो ambiguous होता है. उस ambiguous पार्ट की वजह से पहली नजर में जो रीडर है उसको और तरह से इंटरप्रेट करता है, लेकिन बाद में उसे जो है वो बाद जो नजर जिसको हम कहते हैं, जब उसको रिव्यू करता है तो फिर वो एम्बिगुइटी रिजॉल्व हो जाती है और उसे लगता है कि मैं यार गलत समझ रहा था, अच्छा इसका मतलब तो ये नहीं ये है. समटाइम्स हम इस तरह से किसी चीज को देखते हैं कि एक पार्ट की वजह से कहता है तुम्हें कैसे लगा कि तो ये वो ना इसके अंदर ये जो चीज थी ना. और वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि जो आप लोगों के सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछ लें और अगर कोई टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लें ना, तो स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर कोई जस्ट एक आध फ्रेज या एक आध वर्ड जो है वो देखा और पूरी स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ा, उस वर्ड को जो है वो या फ्रेज को पढ़ा और जो है वो उसका आंसर लिखना जो है वो शुरू कर देते हैं. और बाद में उन्हें पता चलता हो मैंने तो पूरा जो है उसको किया ही नहीं, इसकी वजह से मुझे गलतफहमी हो गई. तो वो आपका एक किस्म का जो है वो गार्डन पाथ जो है वो सेंटेंस या स्टेटमेंट होती है जिसमें कोई एक हिस्सा एम्बिगुअस हो सकता है जिसकी वजह से आपकी इंटरप्रिटेशन, पहली इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो सकती है. और जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करके उसको करते हैं तो आपकी वो फिर एम्बिगुइटी रिजॉल्व हो जाती है. फिर आपको लगता है कि पहले मैंने गलत समझा था, पहली इंटरप्रिटेशन मेरी जो है वो गलत थी, दूसरी ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखते हैं कि आफ्टर बिल ड्रैंक द वाटर proved to be poisoned. तो नेक्स्ट क्लास का भी हो गया है, चलें. हाँ जी, अभी तक जो हमने डिस्कस किया बच्चों, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, यहीं से फिर आगे से फिर स्टार्ट करेंगे जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी. तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इफ यू पीपल हैव एनीथिंग टू से, तो आप लोग कह सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, गार्डन पाथ सेंटेंस के बारे में आपने क्या बताया? एक्चुअली मेरा ना वो इंटरनेट का मसला हो गया था तो मुझे आवाज नहीं आई. हाँ जी बच्चों, कोई आप लोगों में से कोई बता देगा, बोलेगा कोई? सर ये गार्डन पाथ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से एम्बिगुइटी होती है, मतलब दोबारा पढ़ने से वो क्लियर हो जाता है. कुछ मतलब सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिस वजह से एम्बिगुइटी होती है और दोबारा रीडिंग वो क्लियर हो जाता है. क्लियर, ठीक है. यानी पूरे का पूरा सेंटेंस आपका एम्बिगुअस नहीं होता, ठीक है. इट कंटेन्स अ पार्ट दैट कैन बी अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज एम्बिगुअस एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द फर्स्ट रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. उसकी वजह से जो है वो हमारी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो उसके बारे में रॉन्ग हो सकती है. बट व्हेन वी रीड द होल सेंटेंस एंड वी जो है वो एनालाइज इट एंड व्हेन द एम्बिगुइटी इज रिजॉल्व्ड, देन वी रियलाइज कि हमने इसको मिस इंटरप्रेट किया है. इट जो वो डजंट मीन दिस, इट एक्चुअली मीन्स दिस. इसका ये नहीं, इसका जो वो ये मतलब है.
तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर इस तरह से कोई एम्बिगुअस पार्ट होता है तो दे आर कॉल्ड गार्डन पाथ सेंटेंसेस। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, अगर आप लोगों का, आप लोग 12:30 फ्री होते हैं, यानी 12:30 फ्री होंगे? यस सर। 12:30 से, तो अगर मेरे पास मतलब मेरे पास अगर 12:30 से मतलब टाइम हुआ ऑनवर्ड, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो फिर आप 12:30 क्लास ज्वाइन कर लें। नहीं तो फिर जो है ना, आप लोग के CR से या GR से वो मशवरा करके कल के लिए फिर कोई क्लास रख लेंगे। जैसे कल मॉर्निंग में जो है वो 8:45 से 9:30 जैसे कह रहे थे, तो फिर कल उसमें जो है वो रख लेंगे क्लास। जी कल 8:45 से। अच्छा, करम शहजाद के लिए तो उठना ही महाल है। सर जी मैं तो क्लास वालों का सोच रहा हूँ। क्लास वालों का सोच रहे हो? अच्छा, बहुत। क्यों, क्लास वालों का क्या जी सोच रही है? सर वो बेचारे सोए हुए होते अच्छा, सही हो गया। सर हम जिंदा रहेंगे। तो तुमको हमको जो है ना वो बेदार ना होने